नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें आज मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी कही है या बयान कही है वो नजर आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आज जो समाज है वो गिर चुका है और इतना नैतिक पतन हो चुका है समाज का कि वो सच के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है और हमेशा ही गैंगस्टरों से और गुंडे बदमाशों से डरता है। और मामला क्या था दोस्तों? मामला था एक भिवंडी में एक पार्षद हुआ करते, 2017 में उनका मर्डर हो गया था। तो आरोप था, पार्षद का नाम था मनोज म्हात्रे और जिसके ऊपर आरोप था उसका नाम था प्रशांत भास्कर म्हात्रे। तो उसकी प्रशांत भास्कर म्हात्रे की जमानत के ऊपर सुनवाई चल रही थी और वो सुनवाई हो रही थी जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी वो। तो उसमें इस बेंच की जो टिप्पणी थी ना वो दोस्तों मुझे थोड़ा सा उसमें हैरानी नजर आई कि एक पूरी बेंच यानी 2 जजों की बेंच ये कह रही है कि समाज का नैतिक पतन हो चुका है और वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रही है और वो जो गुंडे और बदमाशों से डरती है। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है गुंडे बदमाशों से नहीं डरना चाहिए, तो क्या मान लीजिए कोई गैंगस्टर है और वो किसी का मर्डर कर रहा है और उसका मर्डर करते हुए एक आदमी देख लेता है और वो उसके कोर्ट में गवाही दे देता है और कोर्ट में गवाही देते वो गैंगस्टर अपनी गवाही से बचने के लिए वो जो विटनेस है गवाह उसको मार देता है। तो उसकी पहली बात तो ये थी कि उसकी जान की सेफ्टी थी, वो किसकी जिम्मेदारी थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदारी ले रही है कि जो गवाह होंगे उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनको मारा नहीं जाएगा और मान ले मार दिया जाता है तो उसके परिवार की आगे पालन पोषण का, उसके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जितना भी जिम्मा क्या वो सरकार लेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट लेगी? अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच के साथ खड़ा होना क्या इतना आसान है दोस्तों? और क्या एक आम आदमी गैंगस्टर का मुकाबला कर सकता है? क्या गैंगस्टर के विरुद्ध जाके वो कार्रवाई कर सकता है? मान लीजिए वो गवाही देना चाहता हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की यानी पुलिस की। तो क्या लगता नहीं कि आज पुलिस इतनी लाचार है कि वो गैंगस्टर के सामने भी नहीं आना चाहती? गैंगस्टर की कोई किसी तरह की उसको इतना खौफ होता है कि वो गवाह की सुरक्षा नहीं कर पाती। दोस्तों, मैं इसी मामले में आपको 2 अपने खुद के सामने ऐसी घटनाओं को बताना चाहूंगा कि आपको ये पता चल जाए कि गैंगस्टर क्या होते हैं और पुलिस क्या होती है। एक दोस्तों, मेरी जानकारी में एक बार एक झगड़ा हुआ था 2 गुटों के बीच में और वो जो झगड़ा था ना काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, तो उसमें काफी खून खराब हुआ था। तो वो दोनों ही गुट थे ना, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था उस गांव में, उसके जानकार थे वो। तो जब दोनों ही उसके जानकार थे और इतना बड़ा झगड़ा हुआ था तो पुलिस आई, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एक गुट को अरेस्ट कर लिया। उसमें तो चाहिए तो ये था आगे पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज करती, उनका कोर्ट में चालान पेश करती, मामले को कोर्ट में लेके जाती। लेकिन दोस्तों, जब उस गैंगस्टर को पता चला कि ये तो मेरे ही जानकार हैं तो उसने पुलिस को फोन कर दिया कि इसकी FIR दर्ज नहीं करनी, ये मेरे जानकार, मैं अपने आप सुलट लूंगा। तो दोस्तों, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी FIR दर्ज कर ले और नए FIR दर्ज की और वो मामला खैर चलो बाद में उस गैंगस्टर ने सुलटा भी दिया। तो क्या इसे ये नहीं पता चलता कि गैंगस्टर की कितनी ताकत है और पुलिस की कितनी ताकत है? चलिए इस चीज को छोड़िए, एक उदाहरण और बताता हूँ। एक बार मैं कोर्ट में गया हुआ था, तो कोर्ट में एक गैंगस्टर की पेशी थी और मैं भी किसी काम से गया हुआ था। तो वो जो गैंगस्टर आया हुआ था ना, उसके साथ उसी संबंधित थाने का एक हवलदार था, वो बार बार उससे मिलके न उसके सामने गिड़गिड़ाने लग रहा था गैंगस्टर के सामने और ये कहने लग रहा था कि भाई साहब, मेरे को कुछ आदमी तंग करते हैं और वो मेरे चाचा के लड़के हैं और क्या आप उनको धमका दोगे या क्या आप उनको सबक सिखा दोगे? एक पुलिस का हवलदार एक गैंगस्टर से रिक्वेस्ट करने लग रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ कानून से और आप उनका इलाज कर दो। तो जब एक पुलिस वाला एक गैंगस्टर के सामने गिड़गिड़ाने लग रहा है और उसी से अपनी पारिवारिक समस्या या अपने झगड़े का निपटारा करवाने की कोशिश करने लग रहा है, तो क्या वो पुलिस वाला उस गवाह की सुरक्षा करेगा? अगर मान लीजिए कल को वही गैंगस्टर किसी को मार देता है तो क्या वो उससे बचाने आएगा उसको, विटनेस को? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं देखती? सुप्रीम कोर्ट कह तो देती है और समाज से उपेक्षा भी करती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ऐसे बहुत से फैसले नहीं है जिनको खुद नैतिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं देख रही कि उसके खुद का क्या व्यवहार है? क्या उसको ये कहेंगे कि उसका नैतिक चरित्र का पतन नहीं हो रहा? अगर मैं कुछ उदाहरण बताऊं
तो पहली बात तो नुपुर शर्मा वाला केस याद होगा ना कि जज ने क्या टिप्पणी की थी, क्या हम उसको नैतिक टिप्पणी कहेंगे किसी भी तरह की, जबकि नुपुर शर्मा का तो कोई केस ही नहीं था, कोई कसूर ही नहीं था उसका। तो दूसरा फिर अभी ये पीछे से मीडिया में आया था दोस्तों, एक जज के एक फ्लैट से 15 करोड़ रुपए जड़े हुए मिले। तो 15 करोड़ रुपए जड़े मिले, अगर कोई आम आदमी होता तो अगर वो 1000 रुपये भी जड़े हुए मिलते, या 1000 रुपये भी अगर रिश्वतखोरी के या उसके होते तो उसको अंदर कर देते। लेकिन क्या 15 करोड़ रुपए एक जज के फ्लैट में से मिलने के बावजूद आज तक अरेस्ट हुआ? वो क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? क्योंकि इन जजों ने अपना चारों तरफ इतनी किलेबंदी कर रखी, चाहे कुछ भी कर लो एक जज, लेकिन उसको बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ तक कि संसद को भी उसके ऊपर महाभियोग लाना पड़ता है, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर उसका केस जाएगा। और तब भी अगर उसको ये दिखाई देता है कि अब तेरे को थोड़ी बहुत सजाएं हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको वो इस्तीफा देकर चला जाता है, या इतना लंबा खींच दिया जाता है उस मामले को, वो रिटायर हो जाता है। क्या इसको नैतिक कहेंगे? क्या ये चारित्रिक पतन नहीं है कोर्ट का? दूसरा फिर ये कि कॉलेजियम सिस्टम में सरकार ने कितनी बार कह ली कि जजों की भर्ती करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन ये जज हैं कि वो अपनी पावर में अपनी दखल अंदाजी चाहते नहीं सरकार की। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे के जानकार, वो उसके भाई को, उसके बेटे को, उसके भतीजों को जज लगा देता है, तो दूसरा उसके भाई भतीजों को या बेटा बेटी को जज लगा देता है। क्या ये नैतिक पतन नहीं है कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है? खुद अपने गिरेबान में नहीं जागना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? समाज को तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, तो कौन सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? स्टेट पुलिस। जो जिस स्टेट के अंदर, जिस पुलिस के अंदर महज ये 18-20 हजार रुपए के होमगार्ड के जवान हो, क्या वो गैंगस्टरों का मुकाबला करेंगे? क्या वो डंडों से मुकाबला करेंगे? आप किसी भी उसमें डिपार्टमेंट पुलिस में जाकर देख लीजिए, और किसी उसमें जाकर देख लीजिए, फोर्स ही नहीं है पूरी। जब फोर्स नहीं है तो जो डेली के रूटीन के काम है पुलिस वो नहीं कर पा रही, तो एक गवाह की सुरक्षा के लिए पुलिस कहाँ से लेके आएगी? कितनी बार हमें दिखाई देता है कि कोई पुलिस वाला करप्शन के या किसी गलती के उसमें करता है, उसके ऊपर दबाव आता है, समाज या उस एरिया के लोग वो प्रदर्शन करते हैं, थाने का घेराव करते हैं, तो क्या करता है एसपी? ज्यादा से ज्यादा उसको लाइन हाजिर कर देता है। लाइन हाजिर क्या होता है कि वो ठीक है थाने में वो काम नहीं करेगा, वो लाइन में बैठकर, पुलिस लाइन में बैठकर आराम से तनख्वाह लेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एसपी को भी पता है कि तुम्हारे पास फोर्स ही नहीं है, और अगर इसी तरह सस्पेंड करने लगे, टर्मिनेट करने लगे, तो जो बचे कुछ हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? तो जब सरकार खुद इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि आम आदमी की सुरक्षा की जाए, एक विटनेस की सुरक्षा की जाए, और उसी बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करने लग रही है कि समाज का नैतिक पतन हो चुका है। समाज का नैतिक पतन नहीं हुआ है, सरकार का नैतिक पतन हो चुका है, सिस्टम का नैतिक पतन हो चुका है, और उस सिस्टम का जिसके अंदर खुद कोर्ट भी शामिल है उसका नैतिक पतन हो चुका है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहले अपने आप को तो संभाल ले, पहले अपने आप के गिरेबान में तो जाकर देख ले। आप कोई भी सुधार होता है तो पहले अपने से सुधार होता है, अपने घर से सुधार होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजों को नहीं सुधार पा रही, तो समाज को ये किस आधार पर कह रही है कि उसका नैतिक पतन हो चुका है, और वो सच का साथ नहीं दे रहे, और गैंगस्टरों के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे, और गैंगस्टरों का मुकाबला नहीं कर रहे? जब एक आदमी की हत्या होती है ना, तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, उसके बच्चे है ना, उनमें कैसी हीन भावना आती है, उसकी घरवाली के अंदर कैसी हीन भावना आती है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता? क्या ये जजों को नहीं पता? एक आदमी मान लीजिए कोई दे भी देगा गवाही, उसके बाद उसका परिवार बिखर जाएगा, तो उसकी परिवार की जिंदगी को बचाने वाला कौन होगा? तब तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, तब तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि उसके परिवार को हम बचाएंगे, उसके परिवार को सुरक्षा हम देंगे, उसके परिवार का पालन पोषण का हम देंगे। खाली पेट भजन नहीं होता दोस्तों, खाली पेट भजन ना होए गोपाला, ये तो कहावत सुनी होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि सच वो होना चाहिए, समाज का नैतिक पतन नहीं होना चाहिए, तो समाज की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसको पुलिस है, पुलिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टेट के अधीन होती है, और कोई भी मुख्यमंत्री है वो अपने उसके पुलिस की जो पावर है उसको खत्म नहीं करना चाहता। अगर पुलिस का सुधार करना है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सबसे पहले पुलिस को स्टेट से निकाले, और वो होम मिनिस्ट्री के तहत दे, या फिर उसको स्वायत्त अधिकार दे, स्वायत्त संस्था बनाए उसको, ताकि उसके ऊपर कोई राजनीतिक प्रेशर ना हो। आज कोई भी पुलिस वाला है अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ता है, बड़े गैंगस्टर को पकड़ता है,
तो उसको वो 2 दिन में जमानत के ऊपर छूट जाता है। किसी मंत्री का फोन आ जाता है, किसी एमएलए का, विधायक का फोन आ जाता है, और मान लीजिए कोई भी पुलिस वाला किसी विधायक के पास जाता है, मंत्री के पास जाता है अपनी ट्रांसफर के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो सामने दिखाई देता है कि वही गैंगस्टर जिसको उसने पकड़ा था वो तो सामने बॉडीगार्ड बना हुआ है उस मंत्री का, और उससे मंत्री से मिलने के लिए भी उसी गैंगस्टर की इजाजत लेनी पड़ती है। तो क्या ऐसे गैंगस्टर को पुलिस वाले पकड़ेंगे? क्या ऐसे गैंगस्टर से आम आदमी की सुरक्षा कर पाएंगे पुलिस वाले? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए पहले इस परिस्थिति को सुधारे और आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी ले। आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाले, पुलिस को पावरफुल बनाए पहले, तभी आम आदमी की सुरक्षा होती है, वैसे नहीं हो सकती। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अपने फैसलों को देखे, अपनी कार्यविधि को देखे, अपने तरीकों को देखे, अपने गिरबान में झांक ले, समाज की ठेकेदारी बाद में ले सुप्रीम कोर्ट। बस दोस्तों यही कहना था मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर मैं ठीक हूँ तो भी और गलत हूँ तो भी कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।